नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारी इस नई सीरीज में, जहां पर हम हर चुनाव के बारे में इन डेप्थ में समझेंगे कि इस स्टेट जिस भी स्टेट में चुनाव होगा उस स्टेट के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वहां की समीकरण, हर चीज के बारे में हम इन डेप्थ समझेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है वो बिहार का चुनाव है, तो हम बिहार के बारे में आज से स्टार्ट करेंगे कि बिहार का पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या है। तो हम स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं। मेरे साथ अभिमन्यु है। तो अभिमन्यु, कैसे आप देखते हैं बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप को? मेरे ख्याल से बिहार बहुत इंटरेस्टिंग है। बिहार बहुत चैलेंजिंग है। और बिहार बिहार है। तो मेरे ख्याल से बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी का अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना है। आई थिंक वन ऑफ द रेयर स्टेट्स। और मेरे ख्याल से हिंदी बेल्ट का इकलौता स्टेट है। ठीक है। और जो नहीं बने वो तमिलनाडु है, केरला है, बंगाल है, जो हिंदी भाषी नहीं। बिहार हिंदी का हर्टलैंड है और बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना। तो अगेन मैं जो बोला, चैलेंजिंग है। बिहार सोशलिस्ट का घर है, समाजवाद समाजवाद का घर है। चाहे जेपी हो, कर्पूरी हो, लालू हो, नीतीश हो। तो बीजेपी के लिए इंट्रूजन, बीजेपी ऐसा नहीं कि बीजेपी पावर फैक्टर नहीं है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी सबसे बड़ा फैक्टर है। बट स्टिल वो मुख्यमंत्री पद जो होता है, जो सरकार होता है, वो उससे अछूता है। आज के सेशन में हम लोग थोड़ा बिहार को समझने का कोशिश करेंगे कि बिहार में ऐसा क्या है, किसकी पलड़ा भारी है, क्यों है, सामाजिक समीकरण क्या है, बिहार का जो डेमोग्राफी है या जो ज्योग्राफी है वो कैसे बटा हुआ है। ये सारी चीजों पे आज हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। हम्म। और एक बिहार के बारे में जो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगती है वो ये लगती है कि पॉलिटिकली बहुत ही अवेयर स्टेट है। अभी मैं अपने ही एक एम्प्लॉई है, उनसे, वो दिल्ली की है, उनसे पूछ रहा था, अभी इलेक्शन हुए थे दिल्ली में, कि आप कौन सी विधानसभा से हैं, तो उनको नहीं पता था। मैंने पूछा आप कौन से जगह से, किसको वोट, उन्होंने वोट दिया था लेकिन उनको पॉलिटिकली नहीं पता था क्या। तो दिल्ली में या बाकी जगह पे इतना अवेयरनेस नहीं रहती है। बिहार में वो कहते हैं कि यहाँ के डीएनए में पॉलिटिक्स है, कई लोग कहते हैं। तो ये बात की वजह से और इंटरेस्टिंग हो जाता है पॉलिटिक्स मुझे। बिहार को गणतंत्र की जननी बोलते हैं, वैशाली को, कि पहला रिपब्लिक वहां बना था। तो मेरे ख्याल से इतिहास रहा है। और मैं बोलता हूं कि जो आज बड़े बड़े स्टूडियो में जो एक्सपर्ट्स बैठ के राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, वो बिहार के गांव के पे टपरी पे बैठा हुआ, चाय की दुकान में बैठा हुआ व्यक्ति भी उससे बढ़िया राजनीतिक समझ रखता है और विश्लेषण करता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि राजनीतिक समझ बहुत ज्यादा है, राजनीति में रुचि बहुत ज्यादा है। और इस वजह से ये इलेक्शन या इसको बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बनाता है। और जब इलेक्शन होता है तो पूरे बिहार इन्वॉल्व होता है। बहुत जगह इलेक्शन होता है तो पूरा राज्य इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे एवरी वन इज इन्वॉल्व, क्योंकि पॉलिटिक्स में उनकी इतनी रुचि है कि सबको है कि ये जीत रहा है, वो हार रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। तो इट्स अ वेरी मतलब एकदम जो डेमोक्रेसी का फ्लेवर है वो आपको बिहार में देखने को मिलता है। हम्म। और तो अभी जैसे, अगर अभी आज की सिचुएशन हम समझना चाहें तो क्या बिहार में चल रहा है? एक तरफ जेडीयू है, आरजेडी है, बीजेपी है, और एक और नई उभरती पार्टी है जनसुराज। तो कैसे पूरा लैंडस्केप कैसे आप देखते हैं? देखिए, आज हम लोग जब ये वीडियो रिलीज होगा, जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मोटे तौर पे चुनाव से रिजल्ट से 9 महीना पहले बैठे हुए हैं। मोटे तौर पे रिजल्ट नवंबर में आता है, मिड नवंबर में। ठीक है, आज हम लोग लगभग ये वीडियो रिलीज मिड फरवरी में हो रहा है। तो 9 महीने में बिहार का रिजल्ट आना है, चुनाव होना है। 9 महीने बच्चा को पैदा होने में भी लगता है। और राजनीति में भी ये 9 महीने का बहुत इंपॉर्टेंट, कि यही पे दशा और दिशा तय होती है। मेरे ख्याल से आज की स्थिति में जो प्लेस्ड है बिहार में, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो अलायंस का रोल प्ले करता है। क्योंकि जो भी दल है वो, उनके साथ एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ है। और वो जातीय वोट बैंक है जिसको हम बोलते हैं। तो दल बहुत है, लगभग 1 दर्जन दल है। ठीक है। और सबके पास कुछ ना कुछ वोट बैंक हो, चाहे 2% हो, 4% हो, 10% हो, 20% हो। ठीक है। तो बिहार में ये जातीय समीकरण चुनाव के समय नहीं बनता है। ये जातीय समीकरण अलायंस के समय बनता है। और
मुझे ये बोलने में कोई हिचक नहीं है कि जो जेडीयू नीतीश कुमार मोदी लेड एनडीए अलायंस है, उसकी जो समीकरण है, उसमें जो आज दल है, मोटे तौर पे 4 से 5 दल आप ऐसे बोलिए तो बीजेपी है, जनता दल यूनाइटेड है, चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी और एक पुंदर कुशवाहा पार्टी या इंडिविजुअल है। मोटे तौर पर 5 दल जो है, ये 5 दल का जो समीकरण, जो इक्वेशन, जो जातीय समीकरण, जो सामाजिक समीकरण है, वो भारी है। कितनी भारी है इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं जातीय ब्रेकडाउन करना चाहूंगा। और अगेन, जातीय ब्रेकडाउन बिहार में अब बहुत आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे कास्ट सेंसस हुआ है, डेटा रिलीज्ड है, तो यहाँ पे स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मतलब पब्लिक डेटा, पब्लिक डोमेन में कोई भी गूगल या कहीं भी जाके सर्च कर सकता है। तो बिहार में मोटे तौर पे देखेंगे तो 15% फॉरवर्ड कास्ट है, जिसको जनरल कास्ट आप बोलते हैं। ये एक बीजेपी का कोर सपोर्टर रहा है बहुत मजबूती से। इसके अलावा 30%, 15%, मोटे तौर पे 16-17%, 17%, मतलब 30% का मुस्लिम यादव का एक गठजोड़ है। 30-32% का 30% आप मान लीजिए मोटे तौर पे। ये आरजेडी के साथ मजबूती से रहा है। तो 45% तो ऐसे ही सेटल हो गए, 15% और 30% आरजेडी की तरफ। इसके बाद एक वोट बैंक है जो मोटे तौर पे 10% के आसपास है, जो है नॉन यादव ओबीसी, जिसमें कुर्मी आते हैं, कुशवाहा आते हैं और कुछ बनिया के समाज आते हैं, सोनारी, इस तरह की चीजें। मोटे तौर पे ये नीतीश कुमार जी के साथ रहा, ये नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है। तो ये एनडीए की तरफ चला गया। तो मोटे तौर पे हो गया 25 और 30। 20% बिहार में दलित, एससी पॉपुलेशन। और दलित में के जो 2 बड़े नेता हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, वो कहीं ना कहीं एनडीए के समर्थन में। तो मैं ये नहीं कहूंगा 20 के 20%, पर 20 का जो मेजोरिटी चंक है, मतलब 60-70%, वो एनडीए के तरफ हो गया। ठीक है। तो मोटे तौर पे ये इक्वेशन बना दिया आपका 40-30 के आसपास। अब जो बाकी जो पॉपुलेशन बची 25%, मतलब 40-35 हो गया, 15% में एनडीए को दे रहा हूं दलित का, 5% अगेन ये मोटे तौर पे इसका कोई वो नहीं है, मैं जस्ट दिखाने, मतलब समझाने का प्रयास करूंगा कैसे जातीय ध्रुवीकरण। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड 15 का 15%, बट अगेन वो रेयर है, वो कुछ यादव बीजेपी को देते, वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब आखिरी बचा 25%। ये जो 25% है, इसको बोलते हैं ईबीसी, बोला जाता है अति पिछड़ा। अति पिछड़ा वोट पे जाने से पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया, वो 40-35 इन फेवर ऑफ एनडीए। ये जो 25% जो अति पिछड़ा है, और ये 25% हिंदू अति पिछड़ा बोलिए मोटे तौर पे, ठीक है। ये अति पिछड़ा जो समाज है, ये कहीं ना कहीं बिहार में डिसाइसिव है, क्रिटिकल। ये चुनाव तय करता है। मान के चलिए 25% का एक बड़ा चंक आरजेडी के साइड चला जाए, तो आरजेडी के अलायंस चुनाव में आगे हो जाएगी। पर ये जो 25% वोट है, ये एंटी आरजेडी वोट। ये एंटी आरजेडी वोट इसलिए है क्योंकि ये अति पिछड़ा, ये बैकवर्ड में भी, बैकवर्ड और दलित के बीच का तबका है, जो बहुत ही, मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड जिसको बोलते हैं। तो जब लालू जी का राज था, जब जिसको यादव का राज बोला जाता है, तो यादव की कुछ समाज से लड़ाई थी, जैसे भूमियार से लड़ाई हुई, राजपूतों से बहुत लड़ाई थी, तो वहां दुश्मनी है। ये समाज सप्रेस्ड समाज था क्योंकि ये यादव से लड़ नहीं सकता था। तो जो शोषण हुआ कहीं ना कहीं वो इन समाज का हुआ, ये समाज मार का इन समाज को सोशली उस एरा में इस समाज का को दबाया गया, एक तरीके से बोल सकते हैं। और नीतीश कुमार ने ये समाज के लिए बहुत काम किया है। नीतीश कुमार आया तो इस समाज को आरक्षण बढ़ाया, बहुत सारी स्कीम्स चालू की। तो नीतीश कुमार के प्रति बहुत ज्यादा अफेक्शन है और आरजेडी के खिलाफ एक डिस्टेंस का भाव, एक थोड़ा सा नफरत का भाव या एक डर का भाव है। तो ये वोट भी मतलब एनडीए की तरफ ज्यादा है।
तो अगेन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मोटे तौर पे यदि इसी अलायंस में चुनाव होता है, जो अलायंस आज के दिन में है, तो बीजेपी एनडीए को 10% वोट का सीधे सामाजिक रूप से वो है, और इसको गैप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जितना मैं बता रहा हूं ये सारे मोस्टली आर द टाइड वोटर्स, मोस्टली वोटर्स ऐसे जो किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मार्जिन 2% 4% होता तो कुछ मेहनत करके आप कम कर सकते हो, पर मार्जिन बहुत बड़ा है। इसलिए आज के स्थिति में एनडीए, बीजेपी, नीतीश मोदी लेड जो एनडीए है, वो बहुत कंफर्टेबली अहेड है बिहार में। ये इस पे दाग तभी आएगी जब अलायंस इधर उधर होता है। यदि दो दल इधर से उधर चले गए या कुछ अलायंस टूटता है तो ही थ्रेट भी आएगा, नहीं तो मेरे ख्याल से दे आर वेरी कंफर्टेबली प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। अभी लेकिन जो आपने बात करी इसमें बात करी कि एनडीए और आरजेडी की, इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल प्लेयर्स होंगे, पार्टीज होंगी, उनका कुछ, या अब जैसे जनसुराज ही है, तो क्या उनका आपको लगता है कि कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा इलेक्शन में, या फिर अभी तो इन दोनों के बीच भी दिख रहा है? मेरे ख्याल से जनसुराज के बारे में हम लोग एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या उम्मीदें बनती है। बट अगेन आज के दिन में जो हम लोग फरवरी में बैठे हुए हैं, जनसुराज बिहार के चुनाव को डिसाइड करता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगेन इसकी उदाहरण पिछले 3 महीने जो पहले जो बाई इलेक्शन हुई, वो भी एक उदाहरण जहां पे जनसुराज ने लड़ा और मोटे तौर पे 8-10% वोट आया। 4 सीट पे मेरे ख्याल से एक सीट में वो किसी के हार जीत भी वो तय नहीं कर पाए। आई थिंक एक सीट में किया होगा तो किया होगा, पर मोटे तौर पे वो किसी को हारने और जीतने को भी नहीं हो पाए। और 3 महीना में मेरी जितनी समझ है कि जनसुराज ने कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे चीजें पलट गई। तो हाँ, हमने जो बात करी थी उस इलेक्शन के बाई इलेक्शन के बाद में, तो एक चीज थी कि कोर वोटर्स पे बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाया था जनसुराज। तो अभी भी आपको लगता है कि मतलब उस डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांगली काम नहीं कर पाया है? मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी 9 महीने हैं, प्रशांत किशोर ये 9 महीने के चैंपियन माने जाते हैं। 9 महीने में चुनाव जिताने हराने खुद का चुनाव है, तो 9 महीने में क्या होगा ये प्रिडिक्ट कर पाना असंभव है, और प्रशांत के साथ और भी ज्यादा असंभव है। लेकिन आज के दिन में जनसुराज बिहार के चुनाव में सीरियस प्लेयर नहीं दिख रहा है। हो सकता है 2, 4, 5, 10 सीट पे इन्फ्लुएंस कर ले, बट ऐसा प्लेयर नहीं दिख रहा है वो जो किसी पार्टी को हरा दे या वो सरकार बना ले। ये आज के दिन में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अच्छा, इस सीरीज में हम लोग जैसे बाकी चीज़ों की इनडेप्थ तो बात करेंगे, अलग अलग मे बी ज्योग्राफीज की या अलग अलग कास्ट की या और भी हिस्ट्री, हर तरह की बात करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे अगर अभी समझना चाहें कि ज्योग्राफिकली कैसा दिखता है, कौन किधर स्ट्रांग है, तो वो हम समझ सकते हैं। एक बार आप यदि मैप शेयर करेंगे तो मैं समझाता हूँ, पर जब तक आप मैप शेयर करें तो मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव का उदय मानते हैं। लोग मानते हैं कि तेजस्वी हैज अराइव्ड और ही इज अ कंटेंडर, बट ये समझना होगा कि 2020 का जो रिजल्ट रहा, जहां पे तेजस्वी एक कंटेंडर के तौर पे आए, या जो जहां पे तेजस्वी ने बहुत सारे वोट लाए, सरकार बनाने के पास आ गए, यहाँ पे तेजस्वी यादव की कंट्रीब्यूशन कम थी। तेजस्वी को किसी ने नेता बनाया है तो वो चिराग पासवान ने नेता बनाया है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान अकेले लड़ जाते हैं, इंडिया के अगेंस्ट लड़ जाते हैं, और इंडिया के अगेंस्ट नहीं, सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के अगेंस्ट लड़ते हैं। इससे क्या होता है कि बड़ा सीट जनता दल यूनाइटेड का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत जोर से गिर जाता है, राइट। बीजेपी का स्ट्राइक रेट फिर भी हाई रहता है, और ये जो स्ट्राइक रेट गिरता है, इसका फायदा तेजस्वी यादव लेते हैं, और इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिलता है। तो मोटे तौर पे आप समझे तो तेजस्वी यादव हैज नॉट अराइव्ड। 2020 का जो चुनाव था वो एक एक्सेप्शन था, जिसमें चिराग पासवान की वजह से आरजेडी को या तेजस्वी यादव को ये सीट मिलती, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 2020 से कंपेयर करते, 2020 में एनडीए नहीं था। चिराग पासवान 6-7-8% के वोट के मालिक है, वो अलग लड़ रहे थे, और उस वजह से आरजेडी इमर्ज हुआ। अगेन मैं बता रहा हूं, यदि ये अलायंस इंटैक्ट रहा
तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई फाइट भी है। आप यदि मैप शेयर करेंगे तो मैं बस बताना चाहूंगा कि बिहार को मैं यदि 5, एक चीज इसमें एक थोड़ी मिसिंग है, बट बीच में गंगा नदी बहती है, ठीक है। तो गंगा नदी बहती है सारण के नीचे, वैशाली के नीचे, समस्तीपुर बेगूसराय के नीचे, खगड़िया के नीचे, भागलपुर के नीचे। दिस इज द डिवाइड। तो बिहार में जब अनडिवाइडेड बिहार था तो बिहार में 324 लोकसभा सीट हुआ करती थी, मतलब विधानसभा सीट हुआ करती थी, ठीक है। और वो गंगा नदी इक्वली डिवाइड करती थी, 50% ऊपर, मतलब 360, 160, 162 ऊपर और 160, 162 नीचे, इक्वली डिवाइडेड था। पर झारखंड बन गया, झारखंड 81 सीट्स के साथ अलग हो गया, तो नीचे जो बचा वो 81 सीट्स बचा। तो बिहार, नॉर्थ बिहार इज 2/3, मतलब इट्स 162, साउथ बिहार इज 81। तो ये समझना होगा कि नॉर्थ बिहार 2/3 है, मतलब नॉर्थ बिहार मोस्ट डिसाइसिव पोजीशन पे रहता है चुनाव डिसाइड करने की। पहली बात, ऑलमोस्ट पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो साउथ बिहार से आते हैं। तो नॉर्थ बिहार को बहुत बार ये दर्द भी होता है कि मुख्यमंत्री साउथ बिहार का, डेवलपमेंट साउथ बिहार में हो रहा है, नॉर्थ बिहार में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक वो भी रहता है। तो एक नॉर्थ बिहार साउथ बिहार डिवाइड है, पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको बहुत अच्छे से भुना नहीं पा रही है, क्योंकि अगेन मैं बताऊं 2/3 और 1/3 तो बड़ा डिफरेंस, राइट। अब मैं बिहार को यदि इसको 5 जोन में मैं बांटूंगा मोटे तौर पे। अगेन ये जोन कोई गवर्नेंस का जोन नहीं है, ये मैं बस रॉ पॉलिटिकल बता रहा हूं, ये कोई पॉलिटिकल जोन भी नहीं, पॉलिटिकल जोन भी 8-9 है। मैं थोड़ा ब्रॉडली इसको अपने हिसाब से 5 जोन से बांट रहा हूं। साउथ बिहार में एक जोन हो गया ईस्ट, एक हो गया वेस्ट। वेस्ट जोन वो हुआ जो आपका ये बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, पटना का बेल्ट है, ये वेस्ट बिहार का जोन हुआ। ये यूपी से, बनारस से सटा हुआ है। बक्सर और बनारस इज लाइक गंगा पार कीजिए और बनारस पहुंच जाते हैं। और मोदी जी लोकसभा चुनाव यहां से लड़ते हैं, तो यहां पे मोदी जी का बहुत इंफ्लुएंस है। तो पहला जोन, ये जो जोन है विच इज साउथ बिहार का, मतलब साउथ वेस्ट बिहार, राइट, जो कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, पटना वाला बेल्ट है, ये भाजपा का बहुत स्ट्रांग एरिया माना जाता था, पर ये शेकी एरिया भाजपा का बना है। एक ऐसा एरिया है जो भाजपा का बहुत स्ट्रांग माना जाता था, भाजपा का बहुत स्ट्रांग रहा है, बट ये एरिया शेकी एरिया बना है। शेकी एरिया क्यों बना, ये समझने की जरूरत है। इसको 2-3 इलेक्शन से आप समझ सकते हैं। आयुष मैप दिख नहीं रहा, ओके, फिर से इसको आप 2-3 इलेक्शन से समझ सकते हैं। पहला 2015 में जब भाजपा अकेली लड़ी, आरजेडी जेडीयू साथ में लड़ा, तो ऑलमोस्ट इस एरिया में भाजपा ने बहुत खराब परफॉर्म किया। फिर आता है 2020 में जब चिराग पासवान ने बिगुल फूंक दिया और अलग चुनाव लड़े, तो इंडिया को जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो इस बेल्ट में हुआ। और सब तो सब, अभी लेटेस्ट 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो भाजपा ने, एनडीए ने यहां पे लोकसभा सीट्स बल्क में हारी है। औरंगाबाद हारा है, काराकाट हारा है, रोहतास हारा है, बक्सर हारा है, तो बल्क में यहां से सीट हारी। तो ये ऐसी सीट है जो भाजपा की स्ट्रांग होल्ड है, बट आज के दिन में आप स्विंग स्टेट पे, पर आप ये समझिए स्विंग स्टेट पे ज्यादा इस वजह से क्योंकि भीतर घात यहां पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गई पहली जोन की बात। दूसरा जोन जो है, जो नालंदा, नवादा, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, बांका का बेल्ट है, जो आप साउथ ईस्ट बिहार बोलेंगे, साउथ में ईस्ट पार्ट का बिहार, ये एक तरीके से नीतीश कुमार का बेल्ट। नालंदा से नीतीश कुमार खुद आते हैं, ये एरिया में नीतीश कुमार मजबूत है, और ये क्योंकि नीतीश कुमार यहां बहुत मजबूत है और बीजेपी का समर्थन है, तो ये नीतीश कुमार का बेल्ट, ठीक है। तो ये एनडीए का बेल्ट। तो मैंने एक बताया जो भाजपा का बेल्ट था, जो स्विंग स्टेट पे है, और दूसरा बताया जो एनडीए का बेल्ट। ऊपर चलते हैं, नॉर्थ बिहार में चलते हैं। नॉर्थ बिहार में जो वेस्ट पार्ट है, जो आपका चंपारण और मुजफ्फरपुर वो वाला साइड है, ये भाजपा का कोर एरिया है। ये 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ लड़े थे, तो भी एक ये बेल्ट ऐसा था जहां बीजेपी ने स्वीप किया था। यहां बीजेपी अकेले दम पे चुनाव जीतने की ताकत रखती है। तो अगेन ये ऐसा बेल्ट है जो बीजेपी का
सबसे मजबूत बेल्ट है पूरे बिहार में। तो अगेन ये बेल्ट इट्स बीजेपी बेल्ट और बीजेपी बेल्ट है टू एनडीए बेल्ट। अब आते हैं बीच वाले एरिया में, जिसको आप मिथिलांचल मैथिली बोल सकते हो और थोड़ा सा मिथिला प्लस कोसी का एरिया जो बोल सकते हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, थोड़ा बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया। ये स्विंग बेल्ट, ये किसी का नहीं। यहां पे मुस्लिम आबादी अच्छी है, यादव आबादी अच्छी है, अति पिछड़ा की आबादी अच्छी है। यहां पे असली लड़ाई चुनाव का यहां पे होता है। तो ये कोई भी जीत सकता है। यदि आरजेडी का सीट बढ़ता है तो यहां से बढ़ता है। बीजेपी रिलेटिवली थोड़ी कमजोर है यहां पे। यहां पे जो लड़ाई होता है वो मेजरली नीतीश कुमार वर्सेस लालू यादव होता है, सपोर्टेड बाय बीजेपी। मतलब बीजेपी बहुत कमजोर नहीं है, बट अति पिछड़ा की आबादी है। तो ये एक स्विंग बेल्ट। और आखिरी में आते हैं जिसको आप साउथ ईस्ट बिहार, सॉरी नॉर्थ ईस्ट बिहार बोल रहे हैं, जो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया का साइड है। इसको सीमांचल भी बोलते हैं। यहां पे मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, कोई कोई बहुत सारी सीट पे 60% तक है। ये सीट आरजेडी लेड गठबंधन का हमेशा बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े नेता तस्लीमुद्दीन यहां से आए हैं। तो ये एक एरिया है जो आरजेडी का सेफ जोन आप बोल सकते हैं। तो अगर मैंने 5 जोन में बताया तो 2 स्विंग जोन बोला, एक रोहतास कैमूर वाला बेल्ट, एक दरभंगा वाला बेल्ट। रोहतास कैमूर वाला बेल्ट भी अभी स्विंग जोन हुआ है, नहीं तो ये बीजेपी का स्ट्रांग एरिया था। 2 स्विंग बताया, 2 एनडीए बताया, एक नालंदा वाला एरिया और एक चंपारण वाला एरिया, और एक आरजेडी को फैक्टर बताया, पूर्णिया अररिया वाला फैक्टर। अगेन ये जो 2 स्विंग एरिया है, यदि ये 2 एरिया को कोई स्वीप करता है, खास करके आरजेडी, तो वो चुनाव जीत सकती है या मामला को क्लोज ला सकती है। बट उसके लिए रोहतास वाला बेल्ट जो बीजेपी का बहुत स्ट्रांग है, मोदी जी के सीट के पड़ोस में है, उसको अब सीट करना, और दरभंगा मिथिलांचल बेल्ट करना, ये बहुत चैलेंजिंग काम है। बट अगेन फिर भी ये स्विंग हो सकता है। तो मोटे तौर पे बिहार की राजनीतिक बनावट, या आप वो बोले, वो इस तरीके से ज्योग्राफिकली बटा हुआ है। ठीक है। तो आई थिंक ज्योग्राफिकली भी ये वाली चीज समझ में आ गई कि कौन कौन सा किसका एरिया। इसके बाद अपन अब इस सीरीज में हम लोग एक एक चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। तो कंक्लूजन में कुछ अभिमन्यु आप बोलना चाहेंगे आज के इसमें? मेरे ख्याल से 9 महीना अभी दूर है चुनाव। 9 महीना बहुत समय होता है। 9 महीने में एक बच्चे का जन्म हो जाता है, एक जीरो टू एक जीव आ जाता है। मतलब 9 महीना इतना बड़ा समय है, ठीक है। तो राजनीति में, बिहार की राजनीति में 9 महीने में कुछ भी हो सकता है। आरजेडी लेड, तेजस्वी यादव लेड आरजेडी कुछ भी कर सकती है, जनसुराज भी कुछ कर सकती है, बट उसके लिए एफर्ट, राइट डायरेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गठबंधन में ब्रेकेज होना इंपॉर्टेंट है। पर मैं फिर बता रहा हूं, कोई कितना भी मेहनत कर ले, यदि अलायंसेस इंटैक्ट रहते हैं जैसे आज है, तो मैं 9 महीने बाद भी रिजल्ट में बहुत बदलाव होता हुआ नहीं देख रहा हूं। यदि बदलाव होना है तो अलायंसेस की रीशेपिंग होनी होगी। कुछ अलायंस इधर टूटना होगा, उधर जाना होगा, उधर से टूटना होगा, उधर जाना होगा। तभी बिहार थोड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन बन पाएगा इफ दिस अलायंस कंटिन्यू। मुझे नहीं लगता है कि एनडीए को कोई दिक्कत आएगी, और एनडीए को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब आप समझिए कि फिर एक बार नीतीश कुमार, आप नीतीश कुमार को कितने भी फिजिकली मेंटली अनस्टेबल बोल लीजिए, पर यदि ऐसा ही रह जाता है, चुनाव नहीं बदलता है, तो फिर एक बार नीतीश कुमार के लिए बिहार को तैयार रहना पड़ेगा। म्यूट पे आइए सब। हाँ, तो इसी तरह से हम इस बिहार इलेक्शंस में एक एक चीज पे डीप पे चर्चा करेंगे। तो आप इस स्पेस पे बने रहिए। हमारे चैनल पे, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के चैनल पे वीडियोस आते रहेंगे, तो और नए प्लीज वीडियो देखते आपको रहिए। मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू। हाँ जी। ओके, थैंक यू।